बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। हमारे दरमियान एमडी अशरफ अंसारी साहब प्रेसिडेंट पहचान फाउंडेशन से पूना से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज के एक अहम वर्कशॉप में हमसे इंटरेक्शन करेंगे। इनका टॉपिक है स्कॉलरशिप एंड स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज। मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब पिछले 7 सालों से गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप, माइनॉरिटीज पे काम कर रहे हैं। आपके इस काम की वजह से आपकी एक मुनफरिद पहचान है और इसी वजह से हम लोग उनको यहाँ इनवाइट किए हैं ताकि आप जिस तरह की सोच रख रहे हैं वैसी ही सोच यहाँ पर भी, यहाँ के सोशल वर्कर के लिए भी, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं उनके लिए भी ये सोच जो है प्रमोट हो सके। आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ जो है ऑफलाइन ऑडियंस ही नहीं है। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में लाइव इस कॉन्फ्रेंस को वॉच करने वाले लोग हमारे ब्रांचेस में, अदर प्लेसेस से भी लोग जो है वॉच कर रहे हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के मैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को चलाएं। वेलकम सर। और मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्कॉलरशिप। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि स्कॉलरशिप हमारे एजुकेशन में सपोर्ट करता है, पर स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे डाउट्स है लोगों के मन में। और जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले ये डाउट हम क्लियर कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है ये मिलता किसको है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मैं अमीर हूं, मेरा एनुअल इनकम 12 लाख से ऊपर है, 16 लाख से ऊपर है, तो मैं एलिजिबल शायद नहीं हूं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अगर पढ़ने में तेज नहीं हूं तो स्कॉलरशिप हमारे लिए नहीं है। तो स्कॉलरशिप जो है वो किसी ना किसी आइडेंटिटीज पे बेस होता है। अभी आइडेंटिटीज जो है, ये पहचान जो है, ये हम सबका बहुत डिफरेंट आइडेंटिटी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें किसी एक के बारे में बात कर ले तो आप मेल हो। अगेन मेल एक तरह का आइडेंटिटी है, एक पहचान है। बहुत सारी लड़कियां हैं, फीमेल है यहाँ पर, तो फीमेल भी एक तरह का आइडेंटिटी है। वैसे ही अगर हमारा माली हालत ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है हम, तो ये पुअर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगेन ये एक तरह का आइडेंटिटी है। और ऐसे बहुत सारी पहचान हम एक साथ लेकर घूमते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो, तो अगेन वो आपका एक आइडेंटिटी है। अगर आप इंडिया से हो तो अगेन वो आपका एक आइडेंटिटी है। और ऐसे जितने भी तरह के आइडेंटिटी है, हर आइडेंटिटी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ इसलिए मिलता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ इसलिए मिलता है कि आप फीमेल हो। तो अभी जो है ये पहचान, आइडेंटिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपका ये स्कॉलरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप। तो आइडेंटिटी क्या होता है और क्या हम अपने पहचान को चेंज कर सकते हैं? एक सवाल है आपसे, हम अपने आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं? कुछ आइडेंटिटी है जो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज आज आप महाराष्ट्र से हो, कल आप कर्नाटका चले गए, आपका आइडेंटिटी चेंज हो गया। सपोज आप मुस्लिम हो, कल को आपने कुछ दूसरा रिलीजन अपना लिया, सिख बन गए, क्रिश्चियन बन गए, ये आपका आइडेंटिटी चेंज हो गया। आप फीमेल हो, मेल बन सकते हो? बहुत मुश्किल है, बनते हैं लोग, बहुत मुश्किल है। तो ये सब आइडेंटिटी हम चेंज नहीं कर सकते।
और एक जो आइडेंटिटी है जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है वो है मुस्लिम। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम होना एक बहुत बड़ा टफ आइडेंटिटी है और ये बहुत क्राइसिस में है ना? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर जो मुस्लिम है यहां पर, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बहुत क्राइसिस में है। आज आप इस्लाम छोड़ दो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। तो अगर हम किसी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? उस आइडेंटिटी के लिए लड़ना चाहिए, अपने पहचान के लिए लड़ना चाहिए। और लड़ने का मतलब क्या होता है हम लोग आगे समझाएंगे, ये हमारा टॉपिक भी है। क्योंकि अगर इमीडिएटली अगर मैं स्कॉलरशिप पर आ गया तो आप लोग सुनोगे, घर जाओगे, सब भूल जाओगे। पर हम क्यों समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पहचान क्या है और हमें इससे क्यों लड़ने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पहचान है जो क्राइसिस में है? कौन सा पहचान दुनिया में है जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में, जिसपे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है? नहीं, फीमेल। ये फीमेल एक ऐसा आइडेंटिटी है जिसपे दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइसिस, सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है, सबसे ज्यादा तंग किया जाता है, सबसे ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता है। और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप किसके लिए है? फीमेल। आप इंडिया में देख लीजिए, 500 से ज्यादा स्कॉलरशिप सिर्फ फीमेल्स के लिए है। कोई क्राइटेरिया नहीं, आप फीमेल होने चाहिए बस। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है उस आइडेंटिटी को बराबर लाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा समाज जो है वो हमेशा ये चाहता है कि हमारा जो सोसाइटी बने वो इक्वल बने, जो कमजोर है, जो दबा हुआ है, उसको कैसे हम बराबर करें। और इसीलिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो बराबर बनेंगे। समाज में जितनी बराबरी होगी उतना समाज अच्छा होगा। जैसा आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, सबसे तेजी से डेवलप कौन हो रहा है? तो वो है दुबई। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां इक्वालिटी है। हर धर्म को वो लोग बिल्कुल सेम तरीके से ले रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इक्वालिटी दुनिया ने जान लिया है और उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि स्कॉलरशिप क्यों मिलता है, आपके पहचान पर। और पहचान जो है, अगर हम पर्टिकुलर मुसलमानों की बात करें तो हमारा पहचान क्या है? हमारा सबसे ज्यादा पहचान जो हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है हम इलिटरेट हैं। ऑल ओवर इंडिया, मैं हिंदुस्तान के लगभग 15 से 20 स्टेट्स पे काम करता हूं और मैंने यही पाया कि हर जगह का प्रॉब्लम सेम है। मैं अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं तो सारे लोग बोलते हैं साहब यहां भी सेम प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? पहला कि हमारे लोग ज्यादातर इलिटरेट हैं। सही, बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा इलिटरेट हैं। एनएसएसओ का सर्वे बताता है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बताता है जो कि 15 साल पुराना है, अभी हालत तो और खराब हो गई है, कि मुसलमान सबसे ज्यादा इलिटरेट है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा मुस्लिम्स में है। क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसीज, हिंदू सब छोड़ दीजिए, इवन दलित से भी ज्यादा, इवन एसटी, एससी, एसटी में जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, उससे भी ज्यादा खराब हालत मुसलमानों का है। तो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस में है, इसीलिए हमें स्कॉलरशिप और पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा, हमारा पहचान क्या है? अनहाइजेनिक। हम बहुत गंदे रहते हैं। आप मुस्लिम बस्तियों में चल जाइए, दूर खड़े एक हिंदू बस्ती है, नॉन मुस्लिम बस्ती है, क्रिश्चियन बस्ती है, आप चले जाइए, आपको देख कर समझ में आ जाएगा मुस्लिम्स कहां रहते हैं। हम बहुत अनहाइजेनिक है, ये हमारी पहचान है। और कैसे हमें बताया जाता है? ये सब्जी बेचने वाले, पंक्चर वाले, मोटर मैकेनिक्स, परसेप्शन। मुझे नहीं पता कि सारे लोग ऐसे होंगे, बट परसेप्शन है ये। उसके बाद एक और है, एग्रेसिव बहुत है हम लोग, बात बात पे झगड़ना, लड़ना। क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेलों में हर दूसरा इंसान मुस्लिम है। जेल में 51% मुस्लिम है जेल में जो लोग बंद है। तो हमारी ये पहचान बन गई है कि हम क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉड हैं। उसके बाद गरीब हैं, हमारी पहचान है। तो ये सारी पहचान जो है, ये पहचान ऐसे ही नहीं बनती है। हम ऐसे ही नहीं कह देते कि ये जो सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचने में अगर 40% से ऊपर लोग होंगे तो कहेंगे कि हाँ मुस्लिम जो है सब्जी बेचते हैं।
ये हमारी पहचान बनी हुई है। तो ये जो हमारा कंडीशन है और ये जो हमारी हालात है, जैसे हमने बताया, सच्चर कमेटी ने भी सेम ये बताया है कि मुस्लिम की हालात ST/SC से खराब है, हम जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट जो है मुस्लिम में 50% से ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 50% से ज्यादा है मुस्लिम्स में। 3% मुस्लिम्स ही हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, जो हम जैसे लोग यहां बैठे हुए हैं, या फिर जो लेबर क्लास नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब में है, वो सिर्फ 3% है। हमारी आबादी कितनी है? 15%। व्हाइट कॉलर जॉब में हम कितने हैं? सिर्फ 3%। जो 50% से ज्यादा मुस्लिम्स किस चीज में है? क्रिमिनल्स हैं, डेली वेजेस जो वर्कर्स हैं, उसमें कौन है? 50% ज्यादा मुस्लिम्स हैं। और एक खतरनाक सर्वे है जो हमने कंडक्ट किया है कि प्रोस्टिट्यूशंस में 50% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। इन सबका वजह क्या है, कभी सोचा आप लोगों ने? जब हम और हमारी टीम जब डिस्ट्रिक्ट वाइज घूम रहे हैं, वहां लोगों को बस यही बता रहे हैं कि इसका वजह क्या है। जब तक आप वजह नहीं समझिएगा, आप प्रॉब्लम्स के जड़ तक नहीं पहुंचेगा, उसको सॉल्यूशन के बारे में सोचिएगा ही नहीं। क्या वजह है ये? इसका वाहिद वजह है ड्रॉप आउट्स। जो हमारे बच्चे 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ये इसका वाहिद वजह है। और अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये आज 50% है, आने वाले दिनों में 70% तक जाएगा। हर एक चीज, चाहे वो जेल हो, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो कुछ भी, ये और बढ़ने वाले, ये ट्रेंड रुक नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे रोकें? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो हम इस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच पाएंगे। हमारा सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट लेने ना पाए, ये सिर्फ और सिर्फ उस पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, और एज ए सोसाइटी हम इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे, हमारे मोहल्ले में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना ले पाए। क्योंकि अगर वो ड्रॉप आउट लेगा तो कल को वो क्रिमिनल बनेगा, और अगर वो क्रिमिनल बनेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगा? आपके मोहल्ले में, आपके समाज में। तो ड्रॉप आउट्स को जितना हो सके रोकना है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि एक 6 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा बहुत ही गरीब है, वो बड़ा होकर क्या बन सकता है? 6 साल का बच्चा है। अगर मैं कहूं वो डॉक्टर बन सकता है, आप में से कोई ऐसा है जो बोले कि ना वो नहीं बन सकता? बन सकता है। 6 साल का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो लाइफ में कुछ भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो 6 साल का बच्चा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर एक 21 साल का बच्चा है, नहीं पढ़ा है, वो लाइफ में क्या बन सकता है? सबसे बेहतर वो यही बन सकता है कि मोटर मैकेनिक्स बन सकता हो, सबसे बेहतर। वरना सब्जी बेच सकता है, वरना बाकी तो आपको ऑप्शंस पते हैं, क्रिमिनल से जितने मैंने बताया आपको। तो जरा आप समझिए कि 6 साल से 21 साल, ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी कौम के बच्चों के लिए, किसी भी आने वाले नस्लों के लिए क्रीम पीरियड होता है। अगर हमने ये 6 साल से लेकर 25 साल तक किसी बच्चे को पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करा दिया, तो वो समाज के लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट बनता है। और जब हमने उसी बच्चे पे इस टाइम, इस दौरान अगर सिर्फ उनको हेल्प नहीं किया, एज एन NGO, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ पेरेंट, अगर हमने उनको मदद नहीं किया, तो वो बच्चा समाज के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। और हमारे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, सबसे ज्यादा लायबिलिटी हमारे ही पास है, सबसे ज्यादा लायबिलिटी हमारे पास है। तो एक चीज तो हमें आज यहां पर कसम खाना है, जो लोग यहां पर आए, जो लोग सुन रहे हैं, हम अपने घरों में, अपने मुआशरे में ड्रॉप आउट्स नहीं होने देंगे। किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ अपना माल लगाना पड़े, अपना वक्त लगाना पड़े। हम उनको ये 6 साल से लेकर 21 साल तक का ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे।
और बहुत हैरानी की बात है कि ज्यादातर बच्चे जो है ना इस 15 साल में से 10 साल तक तो पढ़ चुके होते हैं, 7, 8, 9 तक पढ़ने के बाद लास्ट में जाकर छोड़ देते हैं। 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन यहां आकर छोड़ देते हैं। तो हमें उन पर 15 साल की मेहनत नहीं करना है, हम उन पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की मेहनत कर दी है ना, तो हमने समाज के एक लायबिलिटी को एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो एक चीज तो हम सब ने माना है कि ये जो है हम ड्रॉप आउट होने नहीं देंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है ड्रॉप आउट का वो है पैसा। पैसा कहां से आएगा? और इसी के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कॉलरशिप्स एंड स्कीम्स एंड एक्ट्स। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एक्ट है जिसको आपने सुना होगा, दैट इज RTE, राइट टू एजुकेशन। अभी ये राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि कोई भी मुसलमान बच्चा हो, हिंदू बच्चा हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसको स्टैंडर्ड 1st से लेकर के 9th तक, मतलब उसका जो एज है 6th का एज से लेकर के 14 ईयर तक, उसका एजुकेशन देना गवर्नमेंट के लिए राइट है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इट्स फ्री एंड कंपल्सरी। कहां देना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्कूल में। सारे गवर्नमेंट स्कूल में आपको राइट टू एजुकेशन है, वहां पर उनको कंपल्सरी एजुकेशन देना है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखिएगा तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने प्राइवेट स्कूल्स, चाहे उसका फीस 1 लाख हो सालाना, चाहे उसका फीस 5 लाख हो सालाना, वहां भी 25% सीट रिजर्व है। किसके लिए? जो बच्चे गरीब हैं, जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, कहीं कहीं पे कर्नाटक में 2 लाख से कम है, डिफरेंट स्टेट में वैरी करता है वो। तो आपके लिए बहुत अच्छा सा स्कीम है ये RTE, जहां पर हम अपने बच्चों को स्टैंडर्ड 1st से लेकर 9 तक तो पढ़ा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 9th के बाद क्या करेंगे हम? 9th के बाद हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कीम, जिसको हम बोलते हैं MoMA स्कॉलरशिप। आप सब ने सुना होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ये स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 5200 करोड़ का बजट रखा है माइनॉरिटीज के लिए। आई एम रिपीटिंग, 5200 करोड़ का बजट है वो। और वो बजट किस लिए है? माइनॉरिटीज दैट इंक्लूड मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पारसीज की जरूरत नहीं है इसकी, वो सुपर रिच है। तो ये फंड किसमें डिवाइड होता है? रिमेनिंग जो हमारे 5 माइनॉरिटीज हैं। तो अभी इसमें भी 80% आबादी किसकी है? मुस्लिम्स की है। तो उस फंड में 80% जो फंड है, 5 करोड़, अगर 5000 करोड़, तो 4000 करोड़ मुस्लिम्स के लिए। तो अभी बीइंग एन NGO, बीइंग एन इंडिविजुअल सोशल वर्कर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने बच्चों को जान रहे हैं, क्या हम उन तक ये बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? हमारा ये जो स्कीम है, जो जिसके लिए मैं डिफरेंट स्टेट घूम रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो भी समाज के जो 1%, 2% मुस्लिम के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो NGOs हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, और जो बाकी के जो 13% जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाइए, क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी सच में बहुत ज्यादा हो गया है। और किसी भी समाज को, आपके समाज को पढ़ाने के लिए कोई दूसरा समाज नहीं आएगा, या दूसरे समाज को पढ़ाने के लिए हमारा समाज नहीं जाएगा। पहले तो हम खुद को ठीक कर लें, ऑब्वियसली हम दूसरों के पास जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर पहले हम खुद को ठीक कर लें। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे कदीर साहब का। हमारे बहुत सारे टीम में पीछे जो हमारे काम कर रहे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एक टीम है हमारा, बहुत बड़ा टीम है जो इसके पीछे मेहनत कर रहा है। हम चाहते हैं आप सब भी जुड़े। आप लोगों ने 10 बच्चे को ही पढ़ाया अपने कैलिबर से, वक्त देकर, तो समाज में बहुत बड़े चेंजेस दिखने लगे हैं कुछ सालों में। तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड 1st से लेकर के 9 तक का जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास RTE है, राइट टू एजुकेशन। उसके अलावा फिर हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम है, इसको बोलते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। फिर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक और स्कीम है, मेरिट कम मीन्स।
वहां 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को एवरी ईयर 12,000 रुपीज मिलते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम देना पड़ता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं 12,000 रुपीज एवरी ईयर। तो यहां तक आप अपने 12th की पढ़ाई आराम से कर सकते हो। उसके अलावा जब आप 12th में आ गए, यहां बहुत सारे मेडिकल के बच्चे होंगे जो मेडिकल की तैयारी करते होंगे, उनके लिए है, या जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एक बार 12th पास करके और उनके पास प्रॉपर EWS का सर्टिफिकेट है, EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो अगर आप EWS कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो एक तो आपके लिए 10% कोटा रिजर्व हो जाता है। जनरल 10% कोटा रिजर्व हो जाता है, और आपका जो फीस है वो 50% रिड्यूस हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक डॉक्यूमेंट बनाया आपने EWS का, और बनाने के बाद जब आप फॉर्म भर रहे हो उस पर आपने टिक कर दिया दैट यस आई वांट टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोटा, EWS कोटा। आपका साल का अगर 8 लाख का फीस है वो घटकर 4 लाख हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक AICTE का है कोटा, हम इसको बोलते हैं TFW, AICTE TFW कोटा, ट्यूशन फी वेवर कोटा। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, हर वो कॉलेज से जो AICTE अप्रूव्ड है, तो अगर वहां आपने टिक कर दिया और आपका उस कोटे में एडमिशन हो गया, तो वहां अगेन 5% रिजर्वेशन है आपका, 5% रिजर्वेशन, और वहां आपकी फीस 100% माफ है, 1 रुपया पे नहीं करना। अब बताइए यहां पर माशाल्लाह सब दानिश्वर लोग हैं, इसमें कितने लोग जानते थे इस चीज को? हम नहीं जानते, हम जानना भी नहीं चाहते। अवेयरनेस ना तो हमें किसी को मदद करना है, ना खुद ही मदद लेना है। हमने अपने हॉस्पिटल्स को, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे जो हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए थे, हमने अपने स्कूल्स को जो हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा है, टीचर्स को माशाल्लाह 80,000 90,000 सैलरी मिल रही है, उसको हमने क्या बोला? ये तो खैराती स्कूल है, ये तो खैराती हॉस्पिटल है, जबकि उसका सारा खर्च आपके पैसे से हो रहा है। जो 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं आप, उसमें टैक्स पे करते हैं आप। हमने जिम्मेदारी से उस टैक्स को कितना सोचा कि ये हमारा टैक्स का पैसा है, हमें इसको वापस लेना है। एक गुलाम और एक आजाद इंसान में क्या फर्क होता है? कभी सोचा है आपने कि ये गुलाम है और ये आजाद है? बस यही फर्क है कि जिसने टैक्स पे किया और उस टैक्स का हिसाब नहीं मांगा, मतलब वो गुलाम है, वो डरता है सिस्टम से, और किसी ने डरा कर आया और उससे पैसे लेकर चला गया। और आजाद जो होता है वो बोलता है, वो पूछता है कि हमने जो टैक्स पे किया वो हमारा पैसा कहां गया, और अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो अपने हक से उसको मांगता है, ना कि ये कहता है कि ये खैराती हॉस्पिटल है, खैराती ये है। तो 2 चीजें हमें समझना है। पहली बात तो कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। कोई भी बच्चा हो, समाज में जितने भी बच्चे हैं, चाहे किसी रिलीजन से हो, चाहे किसी कास्ट से हो, जिससे भी हो, सब हमें समाज में उनको एसेट्स बनाना है, ना कि लायबिलिटी बनाना है। आज अमेरिका में लोग जो है 4-4 करोड़ का स्कॉलरशिप देते हैं, एक बच्चे को 4 करोड़ इंडियंस को देते हैं। क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने? वो चाहते हैं कि जो दुनिया के जो टॉप ब्रेन है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, वो हमारे पास आए, हम उनको पढ़ाएंगे, हमारे देश को डेवलप करेंगे। हम क्या करते हैं? हम दे रहे हैं अपने बच्चों को एजुकेशन। आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, और जिन लोगों ने इस चीज को समझा उस पर काम कर रहे हैं, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, और हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम काम करते तो 50% ज्यादा ड्रॉप आउट नहीं होता हमारा। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कैटर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हूं, मैं लोग बहुत मायूस हैं। मायूस इस तरह से है कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, हमें जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हिजाब हटाया जा रहा है,
मायूस है लोग, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के स्कीम से और दूर हो रहे हैं, गवर्नमेंट से और दूर हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही है क्या दुनिया में पहली बार हो रही है, या इसके सिर्फ हम ही शिकार है एज एन आइडेंटिटी? नहीं, ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री में मुख्तलिफ समय पे होती रही है। अभी रिसेंटली आप एग्जाम्पल ले लीजिए श्रीलंका का। श्रीलंका में सेम चीज थी, नकाब बैन, मस्जिद बैन, दंगा करके उनकी बस्तियों को जलाना, फिर उन्हीं को जेल में डाल देना। क्या हुआ? उन्होंने जवाब कैसे दिया? एलटीटी बनाया। एलटीटी बनाने के बाद क्या हुआ? 26 साल तक जंग हुआ उनका, 26 साल तक सिविल वॉर चला, पूरा श्रीलंका बर्बाद हुआ। आज वो बिकने के कगार पर है। तो हम लड़कर कभी भी डेवलप नहीं हो सकते, हम फाइट बैक करके कभी डेवलप नहीं हो सकते हैं। हमें कंस्ट्रक्टिव बनना है, और कंस्ट्रक्टिव बनने का एक ही रास्ता है, दैट इज एजुकेशन। जैसा कि अमेरिका में हुआ आज से 150 साल पहले, आपको याद होगा जब 150 साल 200 साल पहले जब अंग्रेज यहां पर आए थे, तो बहुत सारे इंडियंस जो है यूएस चले गए थे। उन्होंने क्या किया? वहां अमेरिकन ने सेम प्रॉब्लम किया, उनके घरों को जलाया, दंगा किया, उन पर हर तरह से उनको परेशान किया, जेलों में भरा, सब कुछ किया। वो लोग क्या किए? वहां से भागे नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और वो सब थे हिंदूज मतलब मुस्लिम भी थे उसमें, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदूज भी थे, पंजाबी थे, सब थे उसमें। वो भागे नहीं, वो डरे नहीं, वो लड़े भी नहीं। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल। आज आप लोग देखते होंगे कि वो इंडियन जो है गूगल का सीईओ बन गया। वो इंडियन नहीं है, उनके जनरेशन उस समय लड़ रहे थे और एजुकेशन से लड़ रहे थे। तो वो लोग आज क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो है उन्होंने लड़ा कलम से, सब जुल्म सहा पर अपने बच्चों को पढ़ाया। तो एजुकेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आज भी नहीं है, और 50 साल बाद भी नहीं होगा, 100 साल बाद भी नहीं होगा। हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे अगर हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो। ये जो बेसिक जो स्कीम्स है हमारे पास, जो हमने बोला TWS स्कीम बताया हमने, जो हमने बताया कि माइनॉरिटीज के जो मोमा है, हमारे पास मेरिट कम मीन्स है स्कॉलरशिप का, जो किसके लिए है? मेरिट कम मीन्स हमारा है आपका जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, जो मेडिकल कर रहे हैं, उनके लिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि हम लोग अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में बताते हैं, गाइड करते हैं। आप लोग जिनको चाहिए होगा मतलब इन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो हमसे प्रोग्राम के बाद कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग पूरा गाइडेंस देते हैं उसका। तो हमने क्या देखा कि स्कीम्स तरह तरह के आइडेंटिटीज पर था। हम मुस्लिम हैं या हम माइनॉरिटी हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा स्कीम है? उसके लिए हमारे पास है मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके लिए हमारे पास है मौलाना आजाद स्कॉलरशिप। उसके लिए हमारे पास है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। अब ये फेलोशिप क्या है? जो लोग रिसर्च कर रहे हैं जानते होंगे अच्छे से, जहां पर एवरी मंथ आपको 38,000 रुपीज मिलता है, कहीं 30,000 है, कहीं 40,000 है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट के फेलोशिप्स हैं जहां पर महीना 1 लाख रुपए मिलता है, मंथली 1 लाख रुपीज। इसके लिए फेलोशिप के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें लेना है और लेकर के अपने लोगों तक, अपने जानने वाले, अपने छोटे भाई बहनों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने बस्तियों तक पहुंचाना है। यही हमारा प्रोग्राम का मेन एम है। तो ये तो हो गया माइनॉरिटीज का। अभी दूसरा मैंने कहा आपका पहचान ये भी हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके मार्क्स के बेसिस पर, जैसे हमारे एक अभी जो बहुत सारे बच्चे 12th एग्जाम दे रहे हैं, माशाल्लाह यहां पर आए हैं वो लोग, शाहीन में बच्चे पढ़ने में तेज होंगे। तो अगर उनका परसेंटेज 90 से अबव है और वो अपने अपने बोर्ड में अगर टॉप 1% पे आ रहे हैं, तो उनके लिए वी हैव ए स्कॉलरशिप कॉल्ड इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर में क्या है? भी एवरी ईयर 80,000 रुपीज दिया जाता है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
80,000 रुपीज लिया, आपका फीस सपोज 3,000 रुपए ही है, और आपने 80,000 रुपीज लिया, तो आप 77,000 रुपीज किस पे खर्च कर सकते हैं? अपने रिसर्च पर, कुछ नया रिसर्च करने पर, और ये आपको 5 साल तक मिल रहा है। तो 5 साल में अगर आपने कुछ भी रिसर्च कर लिया और अगर आपने इसको प्रेजेंट किया यूके में, यूएस में, तो इसके बेसिस पर आपको वहां के स्कॉलरशिप मिलेंगे, और वो स्कॉलरशिप अगर आपको 4 करोड़ का मिलता है तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में आईएएस आईपीएस बनने से ज्यादा बड़ी चीज है वो। और मेहनत भी बहुत कम है। ये 4 करोड़ आपको जिंदगी भर के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए मिल रहा है। हम रिपीटिंग, पढ़ने के लिए, आपको रहने के लिए आपका स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये अगर आपने अपने लाइफ को इस तरह से स्टार्ट किया, जो बच्चे तेज हैं, तो आप देखिए कि आपका करियर एज ए साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। और सपोर्ट कौन कर रहा है वहां पर? इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो बुनियाद जो है आपको 8 से ही बनना चालू हो जा रहा है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप 8, 9, 10, 11, 12 आप मेरिट कमिंग स्कॉलरशिप लीजिए और लेकर के अपने आप को प्रूव कीजिए, पढ़िए अच्छे से। जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, 12th पास कीजिएगा, उस समय आप क्या कीजिए? उस समय आप अपने यूनिवर्सिटी में टॉप कीजिए। इवन टॉपर्स नहीं, टॉप 1%, मींस उसका कट ऑफ 93% भी जाता है, 92% भी जाता है, कहीं कहीं 89% भी जाता है। आप उसमें आइए, 5 साल तक वो स्कॉलरशिप लीजिए, एवरी मंथ, एवरी ईयर 80,000, और अपने आप को डेवलप कीजिए एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च कीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए। आप सीधा इंडिया के बाहर जाइए, वहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप जो है हमें किस बेसिस पे मिल रहा है? क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, इस बेसिस पे मिल रहा है। नेक्स्ट है कि आप इंडियन भी तो हैं, आप इंडियन भी हैं, आप महाराष्ट्रियन भी है, कर्नाटकन भी है, गोवन भी है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप इस बेसिस पे मिलता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कर्नाटक का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप है जो स्पेशली कर्नाटक वालों के लिए है, कि अगर आप इंडिया से बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको एवरी ईयर 10 लाख रुपीज मिलता है। ये कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बाहर पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के लिए है, महा डीबीटी। कर्नाटक के स्टेट के लिए है, कर्नाटक केएसपी करके है, एनएसपी जैसे वैसे केएसपी है। तो ये आपका इसलिए क्योंकि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप है कि आप इंडियंस हैं, और दुनिया के ऐसे 50 से 60 कंट्रीज है जहां पर आपको सिर्फ इसलिए स्कॉलरशिप मिलता है क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हैं। तो आपका हर वो पहचान इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान कई तरह का आइडेंटिटी लेकर चलता है और उसका हर वो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए। इसलिए मैंने शुरू में फोकस किया कि स्कॉलरशिप होता क्या है, इसको कैसे लेना है। दूसरा, आपका सेक्स, मेल हो फीमेल हो। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप फीमेल्स के लिए है। कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप भरे पड़े हैं फीमेल्स के लिए, कोई ईयरली 1 लाख, कोई ईयरली 2 लाख, कोई ईयरली 50,000, 500 स्कॉलरशिप्स हैं गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा। फिर हमारे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो हमारे पास ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, कम है, 1 लाख से कम है, कहीं 2 लाख से कम है। तो ये भी आपकी पहचान हो गई कि आप इकोनॉमिकली वीक है। इसके बेसिस पे भी कम से कम 100 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स इंडिया में हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको रिसर्च करना है तो आपके पास है JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 38,000 रुपीज। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के अंडर आता है ये। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, किसी में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर करियर है ये। और इसके बाद आप आराम से कहीं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पूरे पढ़ाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिले। आपको स्कॉलरशिप के टाइम से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, 40,000 कम अमाउंट नहीं होता है। तो जैसा हमने बताया कि सारे स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं, आप तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन हो उसके लिए सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, एक टीम से जुड़ना पड़ेगा। हम लोग पूरी इंडिया घूम रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वैसे वॉलंटियर्स बने जो कम से कम खुद की मदद तो कर ले। पहली बात
और अगर खुद की मदद कर पाए तो बाद में अपने समाज के, अपने लोगों के जो गरीब दिखे उनको असिस्ट तो कर सके कम से कम। क्योंकि जब हम सामने नहीं आएंगे, जब हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो दूसरी की मदद हम क्या कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ वैसे भी स्कीम्स है जो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे आपको अगर बाहर, इंडिया से बाहर जाकर पढ़ाई करना है तो आपको IELTS की प्रिपरेशन करनी है। अगेन उसके लिए हमारे पास स्कीम्स है। गवर्नमेंट उसके लिए कम से कम 20,000 रुपीज देती है पर स्टूडेंट। किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। दूसरा है हमारे पास सीखो और कमाओ। वी हैव माइनॉरिटी साइबर ग्राम, वी हैव नई रोशनी। इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू 1 लाख रुपीज फॉर प्रिपरेशन। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगेन 1 लाख रुपीज। अगर आप MBA की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो पूरा 5,200 करोड़ का जो बजट है, वो बजट गवर्नमेंट ने इसलिए डिजाइन किया है ताकि हम माइनॉरिटीज के बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सके। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को कैसे ले रहे हैं, कैसे उस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे अपने लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पैसा किसका है? आपका। आपका अपना टैक्स का पैसा है, ये कोई खैरात नहीं है। टैक्स को खैरात कहना बंद कीजिए आप लोग। तो इसी से मैं अपना सेशन खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कुछ आप लोगों के डाउट्स हो तो आप लोग पूछिए जरूर। बहुत सारे स्कॉलरशिप के डाउट्स रहते हैं, जो लोग डाउट्स की वजह से स्कॉलरशिप फिल भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। कोई इनको माइक देगा क्या, अगर एक्स्ट्रा माइक है तो? कौन सी स्कॉलरशिप? माइनॉरिटीज में। हम माइनॉरिटीज में आपका कर्नाटका का दो, हाँ माइनॉरिटी के 2 स्कॉलरशिप्स है। एक तो आपका है NSP का जो सेंट्रल है, NSP भी और दूसरा आपका है कर्नाटका का, हाँ स्टेट का। कौन सा नहीं आ रहा आपका? सर दोनों भी नहीं आ रहे। आपने दोनों फिल किया? दोनों भी फिल किए हैं सर। दोनों भी फिल करने के बावजूद भी स्कॉलरशिप अभी तक भी बच्चों के नहीं आए। यस। एक तो डाउट है, मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि जब भी आप स्टेट और सेंट्रल दोनों स्कीम से, दोनों में से कोई एक ही अप्लाई कीजिए। दोनों अप्लाई कीजिएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो स्टेट या सेंट्रल कभी भी दोनों में से कोई एक ही अप्लाई कीजिए, वरना डेटा कॉन्टैक्ट होता है और वहां पर जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। कोशिश कीजिए ज्यादातर आप जो है ना सेंट्रल का। आपका कोर्स क्या है आपका? स्टूडेंट्स के जो कोर्स है BSc है सर। BSc। तो आप जो है ना BSc के लिए आप कोशिश कीजिए कि एक जो या तो सेंट्रल अप्लाई कीजिए, उसके अलावा आप लोग जरा कॉर्पोरेट से अप्लाई कीजिए। कॉर्पोरेट से स्कॉलरशिप के अमाउंट भी अच्छे होते हैं और चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वो कैसे भरना है सर? वो कैसे भरना है उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं प्रॉपर। आपको उनके वेबसाइट्स होते हैं, जैसे HDFC का अगर स्कॉलरशिप है तो वहां पर उनके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और नॉर्मली बच्चे उसमें फिट बैठते हैं। आपके परसेंटेज के बेसिस पर, आपके एनुअल इनकम के बेसिस पर वो डिपेंड करता है। तो अगर 500 स्कॉलरशिप्स गर्ल्स के लिए है तो आप उसमें कम से कम 50 में फिट बैठोगे। तो हम लोग उसको गाइड करते हैं। सबका ना उनका अपना एलिजिबिलिटी लिख कर आता है वहां पर। आप हमारी टीम के साथ जुड़िए, हम लोग प्रॉपर गाइड करेंगे आपको एज अ वॉलंटियर इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट टाइम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज पूछिए आप लोग, कोई बात नहीं। मैं आपसे कैसा कनेक्ट करना सर? कैसे जुड़ना आपसे? कैसे जुड़ना है? अभी हमारे जो यहाँ के टीम मेंबर हैं उनसे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर लेंगे सब लोग। तो एक हम लोग यहाँ पर बीदर में एक वॉलंटियर्स की टीम बनाएंगे जहां हम आपको ट्रेन करेंगे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स को। तो जो लोग वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप लोग खुद की भी मदद कीजिए और अपने जानने वालों की मदद कीजिए। प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे हम हर स्कॉलरशिप का।
इस प्रोग्राम के बाद जो लोग वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इमीडिएटली प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह। हम लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है, बता रहे हैं कोई बताता नहीं है स्कॉलरशिप्स के बारे में। ऑनलाइन भरने जाओ तो ऑनलाइन वाले जो चाहे वैसे भर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, हम इंतजार में रहते हैं कि स्कॉलरशिप आएगी आएगी, लेकिन स्कॉलरशिप तो किसी को नहीं मिल रही है सर। 1 साल तक वेट कर रहे हैं। आपके कर्नाटका का जो डेटा है वो ये कहता है कि 80% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है अगर 100 अप्लाई कर रहे हैं तो 80% भी नहीं मिल रही है। वो एनएसपी का जो उनके अपने वेबसाइट में है, अगर आप आए तो हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पर, तो कर्नाटका में साफ साफ कर्नाटका, यस हाँ कर्नाटका का है 78% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो होता क्या है कि स्कॉलरशिप भरना ही नहीं है, हमें 3-4 स्टेप्स पे बात करनी होती है। सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन, कि हमारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। दूसरा स्टेप है फॉर्म फिलिंग, कि फॉर्म सही से फिल करना है। तीसरा स्टेप है कि अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई करवाना स्टेट लेवल पर। जब ये 3 स्टेप हम लोग सही से कर पाते हैं तो हमारे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। बट अगर हमने फॉर्म सही से नहीं भरा या उसमें कुछ इशू, डॉक्यूमेंट में इशू है, तो रिजेक्शन होता है। बट अगेन यहाँ पर साफ साफ कर्नाटका का दिखा रहा है कि 78% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, 22% रिजेक्शन है यहाँ पर लास्ट ईयर का। स्कॉलरशिप आई ही नहीं, फीस कब भरना है बोल के, बजट नहीं है बोल के बता रहे हैं सर। माइनॉरिटीज में तो यही हो रहा है सर, बजट नहीं है बता रहे, बजट नहीं है बता रहे हैं, बजट नहीं बता रहे। खैर ये आपका इस साल का इशू होगा, अगले साल का तो डेटा आ गया है। इस साल का 3 ईयर से यही चल रहा है सर, 3 ईयर से लॉकडाउन से। ओके हालत है सर। ओके, उसके लिए आप किसी स्कूल से बिलोंग करती हैं आप? जी हम यहीं से हैं सर, बिदर शाहीन एकेडमी से हैं शाहीन एकेडमी जी। शाहीन एकेडमी में आपका अगर रिजेक्शन बहुत ज्यादा है अगर, तो आपके जो INO है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, उनको जाकर बैंगलोर में एक जाकर बात करना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। क्या होता है ना कि हम जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हम चुप बैठ जाते हैं। हाँ सर, ये गलती कर रहे हैं स्टूडेंट सर। जी, बच्चे भी गलती कर रहे हैं और उसके बाद स्कूल्स भी गलती कर रहे हैं। हाँ सर। एक छोटा सा एक स्टेट है हमारे इंडिया में ही, लास्ट टाइम उसका 20% एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ था, 80% रिजेक्ट हो गया था। तो मैं अभी उस स्टेट का दौरा किया हुआ कि माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिला और काफी बातचीत हुई हमारी, और जब हमने उस पर प्रोसेस किया तो इस साल जो है ऑपोजिट हो गया, जहां पर 80% रिजेक्शन था, इस साल 80% बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। हमें अपने लेवल पर जाके बात भी करना पड़ेगा। अगर हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है, फिर हम चुप बैठ जा रहे हैं। एक्टिविज्म आपको अपने INO से बोलना है। आपका इंस्टीट्यूट में एक INO होते हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, आप उनको बोलिए कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। वो अपने DNO को बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को रिजेक्ट क्यों हो रहा है। जिस दिन हम सवाल करने लगेंगे अगले साल अपने आप रिजेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हम सवाल नहीं करते हैं। इस वजह से जो है हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कंटिन्यू होता जा रहा है और हम इस पे बोल नहीं पाते हैं। तो सवाल क्या कीजिए हमेशा, इसलिए हमने कहा है कि एक्टिविज्म बहुत जरूरी है, आपका अपना हक का पैसा है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स सब स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ते हैं सर, सभी लोग, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत नर्वस है सर। दिस इज द रीजन कि मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मैं झारखंड, बिहार, दिल्ली होते हुए मैं कर्नाटका आया हूँ। कर्नाटका में करीब 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये सेमिनार हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक टीम खड़ा हो जो ये सब रिजेक्शन वाले इशू को भी हैंडल करे। तो आप लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। एज ए स्टूडेंट आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि सर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। एज ए INO स्कूल को, कॉलेज को उठाना पड़ेगा कि हमारा कॉलेज के बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या तो आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर कुछ काम करेगा। हम शांत बैठ जाएंगे सिर्फ ये सोच कर कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो हम अगले साल अप्लाई नहीं करेंगे। हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अप्लाई कीजिए और आवाज उठाइए। पूरा प्रोसेस आपको फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के आपका काम खत्म हो गया। इसीलिए हम वॉलंटियरशिप, इसीलिए हम टीम बनाने निकले हैं कि कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि ये लोग अपने एरिया में अपने काम को संभाल लें।
जी, और कोई सवाल? तो कोई नहीं, प्रोग्राम के बाद आप जो लोग ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आप सबको हर एक स्कॉलरशिप, चाहे वो कॉर्पोरेट को कैसे फिल करना है, मोमा कैसे फिल करना है, इंस्पायर कैसे फिल करना है, हर एक ट्रेनिंग देंगे हम आपको इंशाल्लाह अपने एंड से। फिनिश करें जी। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अपने कीमती समय दिए। अगेन मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ आप सबका, मैनेजमेंट टीम का इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम, हमारा मकसद सिर्फ घूमना और आपको बताना नहीं है, हमारा मकसद एक्चुअली एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक अच्छा सा टीम बनाकर चलना है, जिसमें बच्चे भी हो, जिसमें एनजीओज भी हो, जिसमें इंस्टीट्यूट्स भी हो, जो कि हम सब मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई बच्चा हमें ये कंप्लेन ना करे कि सर हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और ये डेफिनेटली हम सब मिलकर करेंगे तभी पॉसिबल है, अकेले का काम नहीं है ये। जज़ाकल्लाह। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।